गरीब सास बहू का जादुई टिफिन। गरीब सविता चूल्हे का धुआं झेलकर टिफिन का खाना बना रही होती है। माँ जी, भरता बन गया है, मैं जल्दी जल्दी गर्मा गर्म फुलके सेक देती हूँ, तब तक आप जरा टिफिन तैयार कर दीजिए। ठीक है सविता बहू, मैं अभी टिफिन तैयार कर देती हूँ। लाओ दादी माँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ये कहानी है गरीब सविता के परिवार में पति मोहन, 2 बच्चे सोनी और मोनू और सास गंगा की। घर का खर्चा चलाने के लिए सविता दफ्तरों में टिफिन पहुंचाने का काम करती है। उसी से सविता के घर की रोजी रोटी चलती है। इस काम में गंगा भी उसका हाथ बटाती है। जैसे ही सविता टिफिन लेकर जाने लगती है, तभी उसका 5 साल का बेटा मोनू कहता है, माँ, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे भी स्कूल की वर्दी, बस्ता, कॉपी, किताबें खरीद दो ना, मैं भी स्कूल जाऊंगा। मोनू के मन में स्कूल जाने के सपने को देखकर सविता का दिल भर आता है और वह रोते हुए कहती है, मैं तेरा नाम स्कूल में लिखवा दूंगी। मोनू, अपनी इस गरीब माँ को थोड़ा सा समय दे बेटा। ये कहकर वह टिफिन पहुंचाने चली जाती है। नमस्ते साहब जी, टिफिन लाई हूँ। हाँ तो सारे टिफिन यहाँ रखो और चलती बनो। और कितनी बार समझाया है ना, तुम्हें ऐसी फटी पुरानी साड़ियाँ पहनकर टिफिन डिलीवरी करने मत आया करो। ये तुम्हारी झोपड़पट्टी नहीं है, हाई फाई ऑफिस है। दफ्तर के घमंडी मालिक शौर्य से इतना सब सुनकर सविता डरते डरते कहती है, साहब जी, वो मैं वो कह रही थी कि टिफिन का थोड़ा दाम बढ़ा देते तो अच्छा होता। मैं गरीब अपने बच्चे को स्कूल भेज पाती। मैंने तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ठेका नहीं लिया, सब पता है मुझे। तुम दोनों सास बहू एकदम सस्ती सड़ी गली सब्जियां इस्तेमाल करती हो, और तो और चपाती के लिए भी चोकर वाला सस्ता आटा इस्तेमाल करके ये टिफिन तैयार करती हो। कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ने वाले। सविता उदास मन से घर आ जाती है। समय गुजरता है और फिर एक दिन जब वह टिफिन लेकर जा ही रही होती है, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। माँ जी, अब मैं टिफिन कैसे पहुँचाऊंगी? थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा। अगर मैंने टाइम से टिफिन नहीं पहुँचाया तो जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा बहू, भगवान पर भरोसा रख। चल मैं चलती हूँ। दोनों गरीब सास बहू बारिश में भीगते हुए टिफिन लेकर निकल पड़ती हैं, क्योंकि एक गरीब को तो सर्दी, गर्मी या बरसात की मार सहकर भी घर से रोटी कमाने की खातिर निकलना ही पड़ता है। जैसे तैसे टिफिन लेकर सास बहू दफ्तर आ जाती है। बारिश के चलते उनके कपड़े मिट्टी और कीचड़ में सने हुए होते हैं। ये देखकर घमंडी शौर्य का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है। माफ कीजिएगा साहब जी, जरा सी देरी हो गई। वो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये रहा टिफिन। अब इस टिफिन के लाने का कोई फायदा नहीं। मेरे पूरे स्टाफ ने खाना खा लिया और कल से यहाँ टिफिन लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सविता की गरीब सास गंगा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं मालिक, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। इस टिफिन से ही तो हम गरीब सास बहू का घर चलता है। शौर्य सिंघानिया एक बार जो कमिटमेंट कर देता है तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। जस्ट गेट आउट। शौर्य उन गरीब सास बहू की एक भी नहीं सुनता और उन्हें भगा देता है। तभी 70-80 साल की एक बुढ़िया उनसे कहती है, सुनो बेटी, मुझ भूखी बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ अम्मा, ये लीजिए। बुढ़िया एक एक करके उन गरीब सास बहू के बनाए सारे टिफिन खा जाती है और अपने मैले पटे झोले में से एक पुराना सा टूटा फूटा टिफिन निकाल कर देते हुए कहती है, बेटी, मेरे पास तुम्हें खाने के बदले देने के लिए पैसे तो नहीं है। ये टिफिन रख लो, ये तुम्हारे बड़ा काम आने वाला है। ये टूटा फूटा टिफिन मुझ गरीब के क्या ही काम आएगा। खैर कोई बात नहीं। दोनों सास बहू उस टिफिन को लेकर घर आ जाती हैं। तभी मोनू खाना मांगता है। माँ, मुझे बहुत जोलों की भूख लगी है, दाना दो ना। मोनू, बर्तन में भरता रोटी रखा तो था, भूख लगी थी तो खा लेता बेटा। इस पर मोनू चिढ़कर कहता है, माँ लोज लोज भरता लोती खाते मैं बोर हो गया हूँ, मुझे लाजमा चावल खाना है।
इतने में सविता के हाथों से टिफिन छूटकर हवा में उछल जाता है और सुनहरी चमक के साथ टिफिन राजमा चावल से लबालब भर जाता है। टिफिन के इस जादू को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये कैसा जादुई टिफिन है जिसमें मोनू के खाना मांगते ही खाना आ गया? माँ जी, मुझे लगता है ये एक जादुई टिफिन है। मोनू, एक बार कुछ और मांग बेटा। सविता के कहने पर मोनू एक बार फिर बड़ी मासूमियत से जादुई टिफिन को कहता है, जादुई टिफिन, मुझे पागल पनीर खाना है, मुझे पागल पनीर दो। एक बार फिर से जादुई टिफिन चमकने के साथ पालक पनीर से भर जाता है। तभी सविता खुशी से कहती है, माँ जी, शायद भगवान ने ही उस बूढ़ी अम्मा को हम गरीब सास बहू की मदद के लिए भेजा था। अब इस जादुई टिफिन से हमारा टिफिन व्यापार बढ़िया चल पड़ेगा। अगले दिन से एक नई उत्साह के साथ दोनों सास बहू अपने टिफिन व्यापार में जादुई टिफिन का इस्तेमाल करती हैं। हमारी जादुई टिफिन, हमें जल्दी से पालक पनीर, सूखी आलू गोभी की सब्जी और दाल मखनी दो। गरीब बहू के इतना बोलते ही जादुई टिफिन चमक उठता है और उसके अंदर से तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियों और रोटी से भरे बहुत सारे टिफिन निकलने लगते हैं। फिर दोनों सास बहू अलग अलग दफ्तरों में अपने जादुई टिफिन को देने जाती हैं। जहां गरीब बहू टिफिन लेकर बड़े बड़े दफ्तर में जाती है तो वहीं सास गंगा कारखाने में आती है, जहां का मालिक कमलनाथ होता है। जयराम जी की साहब जी, वो मैं टिफिन का व्यापार करती हूँ। यहाँ कई सारे मजदूरों को देखा तो इसीलिए आ गई। हमारे इस टिफिन का दाम भी एकदम सस्ता है, ये लीजिए, स्वाद भी चक्कर देख लीजिए। जैसे ही कारखाने के मालिक कमलनाथ जादुई टिफिन के जायके को चखते हैं तो तारीफ करते हुए कहते हैं, भाई वाह बहन जी, आपके और आपकी बहू के हाथों में तो गजब का स्वाद है, वरना आज के महंगाई भरे जमाने में इतने सस्ते में ऐसा स्वाद भरा खाना कहाँ मिलता है। कल से आप दोनों सास बहू मेरे कारखाने के लिए टिफिन तैयार करके ले आइएगा। मुझे गरीब पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जादुई टिफिन के स्वाद के बदौलत गरीब सास बहू को कई सारे हाई फाई ऑफिस से लेकर कारखाने से भी हर दिन हजारों टिफिन बनाने का ऑर्डर मिल जाता है और बहुत ही जल्द टिफिन व्यापार से उनकी बहुत ही बढ़िया कमाई होने लगती है। जिसके बाद सविता के दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं और वह अपने पति का इलाज करवाने के साथ साथ बड़ा ही सुंदर सा घर भी बनवा लेती हैं। सास बहू की तरक्की देखकर उनकी पड़ोसन चमेली जलते हुए कहती है, पता नहीं दोनों अम्मा बहुरिया एक छोटे मोटे टिफिन व्यापार से इतने नोट कैसे छापने लगी हैं। महल जैसा घर पिटवा लिया, बच्चन को भी प्राइवेटवा में पढ़ावत हैं और हमरे बच्चन आड़ी बाड़ी में जात हैं। दाल में कछू तो काला है, अब तो हम पता करके दम लेंगे। चमेली नाम है हमरा। एक सुबह जब दोनों सास बहू टिफिन तैयार कर रही होती हैं, तभी चमेली चोरी चोरी खिड़की पर खड़ी होकर अंदर झांकती है, जहां उसे जादुई टिफिन का राज पता लग जाता है। अरे दादा, तो ई की तरक्की का कारण ही है जादुई टिफिनवा। अब चमेली आज रात ही ये जादुई टिफिन चुरा लेगी। हाँ, उसी रात चमेली उनके घर में घुसकर वो जादुई टिफिन चुरा कर अपने घर ले आती है और जादुई टिफिन का ऑर्डर देते हुए कहती है, आज तो हम जम के मुर्गी भात खाइब। ए जादुई टिफिन, चल जल्दी से हमका भात और मुर्गी रस्सा दे। लालची चमेली के इतना कहते ही जादुई टिफिन एकदम से बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक बड़ी सी मुर्गी निकलकर चमेली को चोंच मारने लगती है। अरे ये तो हमरे पीछे पड़ गई। अरे भाग रही चमेली। मुर्गी से जान बचाने के लिए चमेली भागती हाँफती हुई सविता के घर आ जाती है। सविता, गंगा चाची, हमको बचा लो वरना ये मुर्गी हमको नहीं छोड़ेगी। मगर ये मुर्गी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? चमेली दोनों सास बहू को सारी बात बताती है। हमका माफी दे दो, हम लालच माँ तुम्हार जादुई टिफिन चुरा ले गए थे, हमको इस झमेले से बचा लो। चमेली अपनी गलती मानकर जैसे ही सविता और गंगा से माफी मांगती है, वह मुर्गी गायब हो जाती है और जादुई टिफिन अपने आप गरीब सास बहू के घर में लौट आता है। चमेली, तुमने टिफिन चुराते हुए ये नहीं सोचा कि हम दोनों सास बहू इस जादुई टिफिन की मदद के साथ साथ अपनी खुददारी, ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमा रही थी, इसीलिए ये जादुई टिफिन हमारे घर में है।
गरीब बहू की बातों से चमेली को मेहनत के मायने समझ में आ जाते हैं और वह लालच और आलस छोड़कर उनके साथ टिफिन व्यापार में लग जाती है। देखो पारुल, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। चलो अभी से जल्दी से खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। वाह दीदी, आप मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आई हो। आपको पता है मेरा कब से चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन था। मैंने माँ को भी बोला लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। पारुल जैसे ही वो चॉकलेट आइसक्रीम को खाने जाती है कि तभी वहाँ पारुल और पाखी की माँ मंजरी आ जाती है और पारुल के हाथ से वो आइसक्रीम छीनकर उसे जमीन पर फेंक देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुझे मैंने मना किया था ना, तू चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाएगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू यहाँ खड़े खड़े मजे से चॉकलेट आइसक्रीम खा रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ, आप पारुल पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? चॉकलेट आइसक्रीम मैंने ही उसे लाकर दी थी। उसका कब से मन हो रहा था चॉकलेट आइसक्रीम खाने का। कितनी बार कहा है तुझे कि इससे दूर रहकर, ये भले ही तेरी छोटी बहन है लेकिन किसी मनहूस से कम नहीं है। पता है इसके पैदा होते ही तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके कदम इस घर में पनौती की तरह हैं, समझी? इतना कहकर मंजरी पाखी को वहां से ले जाती है और बेचारी पारुल रोने लगती है। पारुल के पैदा होते ही पारुल के पिता की मृत्यु हो गई थी और इन सब का जिम्मेदार मंजरी पारुल को ही मानती थी, जिसके चलते मंजरी पारुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे कभी माँ का प्यार देती थी। लेकिन पारुल की बड़ी बहन पाखी पारुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा हर वो चीज लाकर देती थी जिसकी उसे जरूरत होती। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मंजरी के स्वभाव में अभी भी कोई बदलाव नहीं आता है। पाखी की शादी उम्र हो जाने की वजह से मंजरी पाखी के लिए अमीर घर का रिश्ता देखना शुरू कर देती है और जल्द ही उसकी शादी कर देती है। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो इतने धीरे धीरे पोछा लगा रही है? इसके बाद तुझे खाना भी बनाना है। माँ, सुबह से मैं काम ही तो कर रही हूँ। काम करते करते मेरे हाथों पैरों में दर्द शुरू हो गया है। थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद मैं जल्दी से खाना बना दूंगी। तू क्या कहीं की महारानी है जो आराम फरमाएगी? जितना बोला है उतना कर, समझी? अब तो तेरी बहन भी नहीं है यहाँ तुझे बचाने वाली। इतना कहकर मंजरी वहां से चली जाती है और बेचारी पारुल हाथ पैरों के दर्द में ही घर के सारे काम करती है। पाखी की शादी के बाद मंजरी के अत्याचार पारुल पर बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन पारुल कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ महीनों बाद पाखी अपने पति अनुराग के साथ अपने मायके आती है। अनुराग काफी अच्छा और मजाकिया किस्म का आदमी होता है, जिसके चलते वो हमेशा अपनी साली से हंसी मजाक करता था। लेकिन यह हंसी मजाक मंजरी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। ये लीजिए जीजाजी, मैंने आपके लिए आपका मनपसंद बादाम का हलवा बनाया है, खाकर बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, ये बादाम का हलवा तो बड़ा ही टेस्टी बना है। तुम तो पाखी से भी अच्छा बादाम का हलवा बनाती हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना अच्छा बादाम का हलवा बनाती हो तो मैं पाखी की जगह तुमसे ही शादी कर लेता। तुमने इतना अच्छा बादाम का हलवा बनाया है तो इसके लिए तुम्हें गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। अनुराग इतना कहता है और अपने बैग से एक सुंदर सी स्मार्ट वॉच निकालकर पारुल को दे देता है, जिसे देखकर पाखी कहती है, अरे वाह, इतनी अच्छी स्मार्ट वॉच। आज तक तुमने मुझे तो इतनी अच्छी स्मार्ट वॉच नहीं दी और अपनी साली को दे रहे हो। क्या करें, हमारी साली ने इतने प्यार से और इतना टेस्टी हलवा हमारे लिए बनाया है और हमारी साली है भी तो इतनी सुंदर कि उसके हाथों पर ये स्मार्ट वॉच बहुत सुंदर लगेगी। वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। अच्छा जी, ये बात है। तुम घर चलो, तुम्हें घर पर बताती हूँ मैं। पाखी की बात सुनकर अनुराग पारुल तीनों ही हंसने लगते हैं कि तभी वहां मंजरी आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है। यहाँ खड़े खड़े क्या खीखी खीखी कर रही है? घर के काम कौन करेगा? इतने सारे काम पड़े हुए, जा जाकर काम कर। अरे मम्मी जी, आप पारुल को डांट क्यों नहीं है? हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। दामाद जी, आपको नहीं पता ये कैसी लड़की है, पैदा होते ही अपने पिता को खा गई थी। ये ऐसी मनहूस लड़की से आप दोनों दूर ही रहिए। क्या पता इस मनहूस की वजह से आपकी जिंदगी में कोई पनौती आ जाए। अपनी दीदी और जीजा के सामने अपने बारे में अपनी माँ से ऐसा सुन मंजरी अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर रोने लगती है कि तभी वहां पाखी और अनुराग आ जाते हैं।
अच्छा, तो मेरी प्यारी साली यहाँ बैठे बैठे रो रही है। मेरी साली की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अरे, तुम तो माँ का बिहेवियर जानती हो ना, तो उसमें रोने वाली कौन सी बात है। हम दोनों जानते हैं तुम बिल्कुल भी मनहूस नहीं हो, तो माँ की बातों को इग्नोर करा करो, ठीक है। हम लोगों के लिए तुम हमेशा ही इम्पोर्टेंट होगी। चलो अब जल्दी से अपनी आंखों के आंसू साफ कर लो। अपनी दीदी और जीजा का इतना प्यार देख पारुल अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। पारुल की भी उम्र शादी की हो जाती है, लेकिन मंजरी पारुल के लिए किसी अमीर घर में रिश्ता देखने की बजाय गरीब घर में रिश्ता देखती है और उसकी गरीब परिवार में शादी कर देती है। अनुराग और पारुल मंजरी को बहुत समझाते हैं, लेकिन मंजरी उनकी एक नहीं सुनती। गरीब घर में शादी के बावजूद भी पारुल बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और अपने पति और नंद का अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन पारुल की नंद कुसुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे ताने देती थी। कुसुम, ये लो तुम्हारी चाय, और पीकर बताओ कैसी बनी है। कुसुम जल्दबाजी में चाय पी लेती है, जिसके चलते कुसुम के होंठ जल जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे होंठ, तुमने मेरे होंठ जानबूझकर जलाए हैं ना, इतनी गरम गरम चाय पिलाकर। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुमने ही जल्दबाजी में चाय पी थी, इसलिए तुम्हारे होंठ जल गए। अच्छा, तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। इतना कहकर कुसुम वो गरम चाय का कप पारुल पर फेंक देती है, जिससे पारुल के हाथ जल जाते हैं और वो रोने लगती है। लेकिन कुसुम को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चली जाती है। पारुल एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन मंजरी ने पारुल की शादी में एक पैसा भी नहीं दिया था, जिसके चलते कुसुम उससे हमेशा जलती और उसे ताने देती रहती है। इस सूट को अच्छे से और ध्यान से प्रेस कर देना, बहुत महंगा सूट है, ये मुझे अपने कॉलेज की पार्टी में पहनकर जाना है। ये अगर सूट पर जरा भी दाग लगा तो तेरे चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए दाग लगा दूंगी। इतना कहकर कुसुम चली जाती है और पारुल बड़े ध्यान से कुसुम के सूट को प्रेस करने लगती है कि तभी पारुल का पति साहिल उसे आवाज देता है, जिसके चलते पारुल गलती से प्रेस सूट पर ही रखकर चली जाती है, जिसके चलते सूट जल जाता है। कपड़े जलने की बदबू से कुसुम जैसे ही वहां आती है तो अपने सूट को जला देख पारुल को गुस्से से बुलाने लगती है। मैंने तुझे कहा था ना कि इस सूट पर जरा भी दाग नहीं आना चाहिए, और तूने तो मेरा पूरा का पूरा सूट ही जला दिया। तेरी माँ की इतनी हैसियत तो थी नहीं कि वो दहेज में एक पैसा दे सके, ऊपर से जब से आई है तब से नुकसान करे जा रही है। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, साहिल जी ने मुझे बुला लिया था तो इसीलिए मैं वहीं गई थी। कुसुम को पारुल की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में गरम गरम प्रेस पारुल के हाथ पर लगा देती है और उसके बाद पारुल के बाल पकड़ते हुए उसे आंगन में घसीटने लगती है कि तभी वहां पारुल की बहन और जीजाजी आ जाते हैं। ये सब देखकर अनुराग जल्दी से पारुल के पास जाता है और कुसुम को पारुल से दूर धक्का दे देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारुल के साथ ये सब करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगा, समझी? अनुराग इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां साहिल आ जाता है। अनुराग साहिल को सब बता देता है। क्या? लेकिन मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कुसुम, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ इतना सब कुछ करती थी। अरे, मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। आज के बाद मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। ऐसा मत बोलो भैया, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता देख पारुल कुसुम को माफ कर देती है, जिसके बाद अब कुसुम अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।